हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एनटीए नेट हिंदी से संबंधित जो ये टॉपिक है, और इसी की इकाई 4 जो वैचारिक पृष्ठभूमि की इकाई है, इस पूरी इकाई को हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और अंत में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। लाइक भी कीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जिस तरह से इस बार डिटेल में क्वेश्चन अब बन रहे हैं, जो परीक्षा का स्तर हो चुका है, पैटर्न बदला है, तो उस हिसाब से हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य इसके माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो आज जो हमारा विषय है, हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा मुख्य विषय चल रहा था, तो उस पर हम अपने उसकी भी क्लासेस निरंतर करेंगे और ये भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, इसमें पेपर 1 की भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर 1 के भी यहाँ पर देने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और शेयर भी कीजिएगा अन्य लोगों के साथ। आज का हमारा विषय है भारतीय नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इस विषय पे हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के विषय को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि की। अब एक शब्द आता है यहाँ पर नवजागरण। नवजागरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझें कि नवजागरण से क्या तात्पर्य है। नवजागरण का मतलब हुआ फिर से जागृत होने की क्रिया। ठीक है, फिर से जागना, फिर से जागृत होना। फिर से जागने का मतलब कि किसी भी युग में विचार तथा व्यवहार के स्तर पर होने वाली जो नवीन चेतना है या जागृति है, वो क्या कहलाती है? नवजागरण कहलाती है। ठीक है, नवजागरण या पुनर्जागरण, जिसको पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? पुनर्जन्म, जिसको अंग्रेजी में रेनेसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? नवजागरण कहलाता है। इसे हम पुनरुत्थान भी कह सकते हैं, नवोत्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सुधार आंदोलन, नवोत्थान, पुनरुत्थान, इसके क्या है कि विभिन्न नाम है नवजागरण या पुनर्जागरण के। अब बात आती है पुनर्जागरण शब्द का प्रथम जो प्रयोग किया था, वो किसने किया था? मैचलेट नाम के विद्वान थे, जिसने पुनर्जागरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नवजागरण को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका महत्वपूर्ण कथन कि नवजागरण दो संस्कृतियों की तकरार से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तकरार मतलब टकराहट है, यहाँ पर ये तकरार टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में आप कह सकते हो कि किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को क्या कहा जाता है? नवजागरण कहा जाता है। किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को क्या कहा गया? नवजागरण कहा गया। तो हम बात जहाँ पर करते हैं कि हिंदी नवजागरण से अगर हम बात करें, अभिप्राय क्या है, तो विभिन्न विद्वानों के को देखते हुए उनके मतों के अनुसार अगर हम बात करें, तो हिंदी नवजागरण से जो अभिप्राय है, किसे सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदी प्रदेशों में आए राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। ठीक है, आज़ादी का जो 1857 की क्रांति हुई, कहते हैं उस जागरण के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हिंदी प्रदेशों में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण जो आया, वही क्या है? हिंदी नवजागरण है। ठीक है, इसके बाद अगर करें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंदी नवजागरण का जो पहला चरण था, इम्पॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह था। ठीक है, इसका पहला चरण कब माना गया? 1857 का विद्रोह था। इसका दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चरण थे हिंदी नवजागरण के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि पुनर्जागरण की बात अगर हम यहाँ पर करें, तो पुनर्जागरण क्या है? कहते हैं एक बौद्धिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? हमने पढ़ा ना कि किसी भी युग में विचार व्यवहार के स्तर पर होने वाली जो नवीन चेतना या जागृति नवजागरण या पुनर्जागरण कहलाती। तो पुनर्जागरण क्या था? एक बौद्धिक आंदोलन था, जिसने रोम और यूनान की प्राचीन शब्द संस्कृत का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया था। ठीक है, पुनर्जागरण ने रोम और यूनान की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी, उसका पुनरुद्धार करके इसने नई चेतना को जन्म दिया था। और पश्चिमी यूरोप की अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे मतलब पश्चिमी यूरोप में जैसे विशेषतः इटली हो गया, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब क्या था? एक नई सांस्कृतिक चेतना का यहाँ पर जन्म होता है।
और इसका सर्वप्रथम अगर बात करें तो इसका प्रथम देखने को जो मिला इटली में देखने को मिलता है। प्रथम उन्मेष कहाँ देखने को मिला? इटली में मिला। यूरोपीय पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो यूरोपीय पुनर्जागरण का जो सूत्रपात हुआ वो कहाँ पर हुआ? 14वीं सदी में हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कब हुआ? यूरोपीय पुनर्जागरण का सूत्रपात 14वीं सदी में हुआ, जबकि भारत में इन नवीन प्रवृत्तियों की बात करें या भारत में इन नवजागरण की जो शुरुआत हुई वो 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूरोपीय पुनर्जागरण की शुरुआत कब होती है? 14वीं शताब्दी के आसपास, और भारत में इन प्रवृत्तियों का उदय होता है 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में। भारत में हम नवजागरण की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, कारण क्या थे इस कैसे क्यों ये नवजागरण उत्पन्न होने की स्थिति आई, क्यों उत्पन्न हुए? तो पहली बात आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या था? अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीति, यानी अंग्रेज़ों की जो ये नीतियाँ थी, ये औपनिवेशिक नीतियाँ थी, ये शासन था। ठीक है, इनके कारण। दूसरी बात क्या थी? शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, यातायात, आवागमन तथा संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप क्या था? भारत में शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन में परिवर्तन, ये भी एक कारण था। सामाजिक कुप्रथा में धार्मिक आडंबर, विसंगतियाँ, ईसाई मिशनरियों की कारनामे, ये सभी क्या हैं? इनके कारण भी क्या हुआ? यानी कि भारत में पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। अब भारत में नवजागरण जो के अग्रदूत कौन कौन थे, किनके कारण, कौन कौन से महान विभूतियाँ थी जिनकी वजह से ये नवजागरण आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय की बात करें, जिनके जीवन काल था 1772 से 1833 के बीच में इनका जीवन काल था। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण का प्रस्फुटन इन्हीं से होता है, राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय जी क्या थे? सुधारवादी और चिंतनवादी दृष्टिकोण के कारण सर्वप्रथम जो नवजागरण का प्रारंभ होता है वो बंगाल प्रांत में होता है। ठीक है, और जिसका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला? विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की, ये इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और इन्हीं की प्रेरणा से प्रार्थना समाज स्थापित होता है। ठीक है, और ये 3 धर्मों के, ये मतलब ईसाई, हिंदू, मुस्लिम का संश्लेषण कर धार्मिक एकता का इन्होंने एक अनूठा आदर्श भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका जन्म हुआ था 1824 में और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में की, और आर्य समाज की स्थापना करके पुनर्जागरण की धारा को इन्होंने तेज किया। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया? बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, जाति पात का विरोध, स्त्री शिक्षा हो गया, विधवा विवाह हो गया, मध्यकालीन कर्मकांडी व्यवस्था हो गई, हिंदू धर्म को सच्चा धर्म माना इन्होंने। तो ये सारे इनकी चीज़ें थी जिन्होंने पुनर्जागरण की धार को तेज किया। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस की बात आती है। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1836 में इनका जन्म हुआ, 1886 में इनकी मृत्यु होती है। सामाजिक नवजागरण का मूल मंत्र इन्होंने प्रेम दर्शन को बताया, और इनके महान संत और आध्यात्मिक गुरु परमहंस का मत था कि संसार में के क्या है? सभी धर्म सच्चे हैं, कोई भिन्नता नहीं किसी धर्मों में, ये इन्होंने संदेश दिया। फिर विवेकानंद जी की बात आती है। 1863 में इनका जन्म हुआ, 1902 में इनकी मृत्यु हुई, और इन गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, वो अपने गुरु का संदेश विश्व भर में इन्होंने प्रचारित किया। अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से इन्होंने सनातन का प्रतिनिधित्व किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी वजह इनसे भी क्या हुआ? ये इसमें नवजागरण और पुनर्जागरण में तेजी आई। एनी बेसेंट की बात करते हैं। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य किया, जातिवाद पर करारा प्रहार किया इन्होंने। मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन में भाग लेने के भारत आई 16 नवंबर 1893 को। फिर सर सैयद अहमद खान की बात करें, इन्होंने मुस्लिम शिक्षा और मुस्लिमों में जागृति लाने के कार्य किए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इनकी महत्वपूर्ण एक देन थी। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। 1800 में इसकी स्थापना होती है तत्कालीन जो गवर्नर जनरल बेलेजली के द्वारा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से नवजागरण की जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को बल मिला। ठीक है, फिर इस तरह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इधर स्थापना हो जाती है, जिससे नवजागरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति का सूत्रपात होता है। इन सब के अलावा महात्मा गांधी हो गए, अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, लोहिया इत्यादि ने भी इसमें अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। टैगोर ने एशिया में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति के लिए अग्रणी लेखक के रूप में वो चर्चित होते हैं। और फिर इधर प्रेस की स्थापना हो जाती है, और प्रेस की स्थापना से एक नए युग का सूत्रपात हमें देखने को मिलता है। फिर इधर हम दूसरा जो इसका हम चरण बताते हैं, भारतीय युग।
भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग की बात करें तो 1850 से 1990 के आसपास का ये युग था। ये युग भाव, विचार और भाषा तीनों दृष्टियों से देश प्रेम, सामाजिक चेतना और नवजागरण का काल साबित होता है। हिंदी में नवजागरण की धड़कनें एक तरह से कह सकते हो आपकी भारतेंदु से ही सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। फिर द्विवेदी युग की बात आती है 1900 से 1918 के आसपास। ये काल ही जागरण सुधार काल के नाम से जाना गया। राष्ट्रीय जागृति का काल था। समय देश में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, प्रेम, सामाजिक धार्मिक चेतना की बयार जो बही, उसी की परिणति से क्या हुई, देश को आज़ादी मिली। ये कैसे कह सकते हो आप इस बात को कि उसी समय माखनलाल मैंने भारत भारती रची, ठीक है, और भारत भारती की रचना होती है। प्रसाद पंत, निराला आदि छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की तरह एक तरह से शुरुआत इधर होती है। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा रचनाएं हो गई। सियाराम शरण गुप्त ने नोआखली, मौर्य विजय, तो ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, झांसी की रानी इनकी रचना थी। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी का युद्ध, दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र, हुंकार इत्यादि रचनाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, जनजागरण का इन सब ने शंखनाद फूंका और इसकी परिणति क्या हुई कि उस समय देश की आज़ादी देश को मिली, ठीक है। तो ये एक तरह ये शुरुआती चीज़ें हुई जिसके कारण देश में ये राष्ट्रीयता, ये जागरण का स्वर फूटा। परिणाम क्या हुआ इसका, भारत में जो राष्ट्रीय जागरण ये हुआ, जो पुनर्जागरण हुआ, इसका परिणाम क्या निकला। इसका परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। प्राचीन भारतीय परंपरा और नई यूरोपीय चेतना का सामंजस्य देखने को मिला। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सुधार हुए। दर्शन, धर्म, संस्कृत के क्षेत्रों में आत्मचेतना का उदय हुआ। सामंत विरोधी मूल्य एवं बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा हुई। विश्व दृष्टि या विश्व भावना का विकास होता है। स्वदेशी की मांग होती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और बन सकती हैं, ये आप देख सकते हैं कि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि नव जागरण से संबंधित जो संस्थाएं थी और उनके संस्थापक। तो पहली संस्था ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापित की। दूसरी आर्य समाज 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तीसरी प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में ही आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जी ने। चौथी थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में कर्नल आलकोट एवं मदाम ब्लावस्की द्वारा न्यूयॉर्क में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर कोलकाता में विवेकानंद के द्वारा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं थी और उनके संस्थापक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में आप इनको देखते भी हैं। और आपके लिए ये भी एक हमने महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी, कुछ राजनीतिक जो विचारक थे जिन्होंने इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका जीवन क्रम भी आपको याद रखना है। जैसे राजा राम मोहन राय 1772 1833, सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917, ठीक है। आलकोट जी विदेशी जो हुए, एनी बेसेंट हो गई, तिलक 1856, विवेकानंद जिनका नाम था नरेंद्र दत्तनाथ, लाला लाजपत राय 1865 में जन्म हुआ, 28 में इनकी मृत्यु हुई, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी, अरविंद घोष। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, ये नाम है, इनके भी बारे में भी आपको पता होना चाहिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इस काल में निभाई, ठीक है। अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, नेहरू, लोहिया, ये सभी इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पर हैं। फिर बात आती है नव जागरण की अवधारणा का सार तत्व क्या था। सार तत्व की बात अगर करें तो राजा राम मोहन राय का क्या था, बंगला नव जागरण या कह सकते हो बुद्धिवाद की बात इन्होंने करी, ठीक है। तमिल नव जागरण ब्राह्मणवाद का विरोध और द्रविड़ चेतना की शुरुआत, ये नायकर परियर ने के द्वारा स्टार्ट हुआ, ये इनका मतलब अवधारणा थी। नारायण गुरु ने केरल नव जागरण की शुरुआत करी। दलित चेतना इनका एक तरह से इनकी अवधारणा थी। हिंदी नव जागरण राष्ट्रीयता और देश प्रेम, ये भारतीय के समय में। दलित चेतना ज्योतिबा फुले लेके निकले। और कास्ट मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें ये केंद्रीय सार तत्व, यानी ये चीज़ें ये सारे फैक्ट हुए और जिनके कारण से इन चीज़ों को लेकर लोगों ने आगे बढ़े, लोगों ने आवाज़ें उठाई और ये चेतना, ये जो नवजागरण और पुनर्जागरण जो हुआ वो आगे बढ़ा और अपनी पूर्ण सफलता भी उसमें प्राप्त हुई।
तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की एक पृष्ठभूमि हमने आपको बताई, किस तरह से यहाँ पर भूमिका किसने निभाई और किसने एक तरह से निभाई। और एक चीज़ और यहाँ पर कि भारतीय पुनर्जागरण के पथ प्रदर्शकों में जो 3 नाम आते हैं, राजा राम मोहन राय का, स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी का। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं और इनके बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो हम एक क्लास कर भी देंगे। और उसके बाद जो हमारा जो अगला हमारी क्लास होगी वो हिंदी नवजागरण को हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से हिंदी नवजागरण की शुरुआत होती है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से इसका उत्थान और पतन का काल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर। शुक्रिया सभी का।